कुछ वक्त पहले की बात है कि गांव में सोनिया नामी बच्ची अपने मामा और पापा के साथ रहा करती थी। उसके माँ बाप उसके साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। सोनिया भी छोटी थी, वो स्कूल जाया करती थी। सोनिया के पापा एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन सोनिया की माँ उसके पापा को नाश्ता दे रही होती है और कहती है, सोनिया बेटा तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं और तुम्हारे पापा नाश्ता करके काम पर निकल जाएंगे। हमने आज फैक्ट्री में कुछ काम करवाने हैं। ठीक है माँ, मैं स्कूल चली जाऊंगी और वापसी पे घर भी आ जाऊंगी। आप और पापा फैक्ट्री चले जाएं। इतना कहकर सोनिया स्कूल के लिए निकल जाती है और उसके माँ बाप भी फैक्ट्री के लिए रास्ते में निकल जाते हैं। वो दोनों फैक्ट्री जाते हैं और अपना अपना काम खत्म करके घर को निकलते हैं। सोनिया उतने में घर आ जाती है और घर आकर वो कुछ देर के लिए खाना खाती है और फिर कुछ देर के लिए सो जाती है। दूसरी तरफ सोनिया के माँ बाप घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। सोनिया के पापा ड्राइव कर रहे होते हैं कि सामने से एक ट्रक आ जाता है और वो उनकी गाड़ी को रौंद कर चला जाता है। सोनिया के माँ बाप वहीं पर मर जाते हैं। इतने में लोग जमा हो जाते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ है, पर जब वो करीब आते हैं तो देखते हैं कि ये तो सोनिया के माता पिता हैं। क्योंकि वो इस शहर में बहुत फेमस होते हैं, इसीलिए लोग उन्हें पहचान जाते हैं और उनको सोनिया के घर ले आते हैं। एक औरत सोनिया के घर का दरवाजा बजाती है। सोनिया नींद से उठती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने अपने मरे हुए माँ बाप को पाती है। सोनिया ये देख के बहुत सदमे में चली जाती है और बहुत रोने लगती है। सोनिया के रिश्तेदार उसके माँ बाप को दफना आते हैं और सोनिया घर में अकेली रह जाती है। अब सोनिया यही सोचती रहती है परेशानी की हालत में कि वो क्या करेगी। उसके तो माँ बाप नहीं है, ना ही कोई बहन भाई था। अब वो इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी, वो अभी बहुत छोटी होती है। सोनिया यही सोच सोच कर परेशान रहती है और वो खाना नहीं खाती। कितने दिन वो भूखी रहती है और इसी तरह वो बीमार पड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद वो अपने आप को बेहतर महसूस करवाती है और कहती है, मैं तो अब जाऊंगी, पापा की फैक्ट्री मैं संभालूंगी। मैं ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ पापा ने इस फैक्ट्री को चलाने में कितनी मेहनत की है। इसको खड़ा करने में पापा की पूरी जिंदगी लगी है। ये फैक्ट्री बहुत ही बड़ी है। मैं पापा के इस ख्वाब को पूरा करूंगी। मैं पापा के इस बिजनेस को आगे चलाऊंगी। सोनिया ये सब ठान लेती है और वो फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। फैक्ट्री पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो वर्कर्स काम कर रहे हैं, पर उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए कोई बड़ा होना चाहिए था जो उसको गाइड कर सके। पर सोनिया सोचती है कि वो अब किसे कहे, तो उसके जहन में ख्याल आता है कि उसके एक अंकल हैं जो इस फैक्ट्री में पापा के साथ काम किया करते थे। सोनिया उनके पास जाती है और उनसे कहती है, अंकल क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरे पापा की फैक्ट्री को चलाने में? मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें ताकि हम पापा का ख्वाब पूरा कर सकें। हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पापा की फैक्ट्री को चलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत छोटी हो और तुम अभी इतना सब कुछ नहीं कर पाती। तुम तो स्कूल भी जाती हो। सोनिया ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। उसको एक आसरा हो जाता है कि उसके अंकल उसके पापा का काम संभाल लेंगे और कुछ अरसे बाद जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपने पापा का बिजनेस खुद संभालेगी। क्योंकि अभी वो छोटी है और उसे कुछ समझ नहीं, तो उसके अंकल को ही ये काम चलाना होगा। कुछ वक्त बाद सोनिया बड़ी हो जाती है और वो ये सोचती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने अंकल को कहे कि पापा की फैक्ट्री उसके नाम कर दी जाए। सोनिया अपने अंकल के पास जाती है और कहती है, अंकल अब तो वक्त आ गया है, अब मेरे पापा की फैक्ट्री मेरे नाम कर दी जाए। मैं चाहती हूँ आप कोई और काम ढूंढ लें, मैं इस फैक्ट्री को खुद डील करूँगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे बाप की फैक्ट्री को चलाया और उसको इतना खड़ा कर दिया और तुम अब कह रही हो कि मैं कोई और काम ढूंढ लो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फैक्ट्री में मेरा भी हिस्सा है। तुम्हारे पापा ने इस फैक्ट्री को आधा मेरे नाम कर रखा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानती। और ना ही पापा ने मुझे कोई ऐसी बात कही थी। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हें सब झूठ लगता है तो मैं तुम्हें इसके कागजात दिखा देता हूँ। सोनिया के अंकल उसको झूठे कागजात दिखाते हैं, पर सोनिया उन पे नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इसको वकील को दिखाऊंगी और मैं इसको अदालत तक लेकर जाऊंगी। कुछ दिनों बाद सोनिया अपने अंकल को फैक्ट्री बुलाती है और वहीं एक पुलिस वाले को भी बुला लेती है और वो कागजात उस पुलिस वाले को दिखाती है और उससे कहती है कि मुझे बताएं क्या ये कागजात ठीक हैं? क्या ये फैक्ट्री मेरे अंकल के नाम भी है?
अरे नहीं बेटा, ये तो कागजात झूठे हैं, ये सरासर झूठ है। इस पे तो जुर्माना आयद होगा और इनको जेल में लेकर जाया जाएगा। सोनिया का अंकल बहुत घबरा जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उतने में उसको पुलिस वाला पकड़कर थाने में डाल देता है और उसको कैद रखता है। कुछ अरसे बाद सोनिया स्टैंड हो जाती है और अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चलाती है, पर वहीं दूसरी तरफ उसके अंकल जेल से भाग जाते हैं। सोनिया को इस बात का इल्म नहीं होता। वो अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चला रही होती है क्योंकि वो बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके अंकल उससे बदला लेने के लिए जेल से भाग जाता है और वो उसकी फैक्ट्री में रातों रात आता है और आग लगाकर भाग जाता है और कहीं छुप जाता है ताकि वो पुलिस को भी ना मिल सके। सुबह होती है और सोनिया फैक्ट्री आती है और आते ही देखती है कि फैक्ट्री में सारी तरफ आग लगी है। सोनिया तो घबरा जाती है और वो बहुत परेशान होती है। उसके बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाती है और वो रोने लगती है। वो कुछ दिनों के लिए इसी तरह रहती है, परेशान, बेहाल और भूखी। उसके घर में अब कुछ भी नहीं होता। कमाने वाली वो खुद होती है और अब वो खाने के भी पैसे नहीं अरेंज कर पाती। सोनिया सोचती है कि अब तो सब खत्म हो चुका है और उसके जीने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना वो खिड़की से छलांग लगा दे। कि इतने में ही एक परी वहाँ आ जाती है। अरे लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपनी जान नहीं दे सकती। मैं समझती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। ये लो, मैं तुम्हें एक लहंगे वाला घर देती हूँ, इसमें जाओ और इसमें खूब ऐशो इशरत से रहो। सोनिया उस घर में जाती है तो देखती है वो घर लहंगे का होता है, अंदर भी लहंगे होते हैं। सोनिया को उस घर में हर तरह की आसाइश मिलती है, खाना पीना सोना हर चीज। वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। और उसके बाद कुछ अरसा गुजरता है तो सोनिया वहाँ पर उस घर में बने हुए लहंगे बाजार में बेचने लगती है और बेचकर कुछ पैसे कमाने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने लगती है और वो अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। कुछ वक्त पहले की बात है कि एक गांव में पिंकी और चिंकी नामी दो बहनें रहा करती थीं। उनके वालिदैन उनके पैदा होते ही इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी चाची ने उन्हें पाला क्योंकि उनकी चाची के यहाँ कोई औलाद ना थी। चाची सिर्फ चिंकी से प्यार करती थी, पिंकी से नहीं। वो चिंकी की हर बात पूरी करती। उनका कहना था कि पिंकी उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि उसका रंग सांवला है। यही एक वो वजह थी जिसके बाइस पिंकी के कोई दोस्त ना थे। पिंकी हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई पसंद ना करता था, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन भी नहीं। चाची जब भी बाजार जाती तो चिंकी को हमेशा साथ लेकर जाती और पिंकी को पीछे घर के काम करने के लिए छोड़। और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। चिंकी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लिपस्टिक दिलवाऊंगी। चाची, आप मुझे भी ले चलें, मुझे भी लिपस्टिक दिलवा दें। आप हमेशा चिंकी को ही लेकर जाती हैं। अरे तुम्हें लिपस्टिक की कब से जरूरत पड़ गई? तुम्हारी तो शक्ल ही काली है, तुम पर लिपस्टिक सूट ही नहीं करेगी। हाँ चाची, आप सही कह रही हैं, इस पर लिपस्टिक कहाँ सूट करेगी, तुम तो काली हो ना। बस इतना कहकर वो दोनों निकल जाती हैं और पिंकी को पीछे काम के लिए छोड़ जाती हैं। पिंकी अपने रंग को कोसती है और सारे घर का काम निपटाती है और फिर यही सोचती है कि क्या पूरी जिंदगी उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा, क्या कभी कोई उससे शादी नहीं करेगा। ये सोचकर वो घर से बाहर निकल जाती है। घर के करीब ही एक गार्डन होता है। पिंकी अक्सर यहाँ आया करती है, लेकिन वो तब आती है जब यहाँ पर कोई भी ना हो। पिंकी अब अकेला रहना पसंद करती है क्योंकि उसके गांव में जितने भी बच्चे उसकी हम उम्र होते हैं वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आज भी वो गार्डन में देख के जाती है कि कोई है तो नहीं, पर जब वो वहां पहुंचती है तो गांव के बच्चे वहां पहले ही मौजूद होते हैं। पिंकी उन्हें देख के वापस चले जाना चाहती है, पर गांव के बच्चों को मौका मिल जाता है उसे तंग करने का। अरे पिंकी, तुम आ गई, आओ आओ, तुम्हारी काली शक्ल देखकर हम नहीं डरेंगे। हाँ हाँ पिंकी, आ जाओ, तुम इतनी काली हो कि तुम हमें नजर ही नहीं आ रही। हा 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 हा। पिंकी इनकी बातें सुनकर रोती हुई वहां से भाग जाती है। थोड़ा आगे जाती है तो उसे अली मिल जाता है। अली इसी गांव का रहने वाला एक लड़का होता है। पिंकी अली को अपना अच्छा दोस्त मानने लगती है क्योंकि वो बाकियों की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाता और ना ही उससे बुरे तरीके से बात करता है। वो हमेशा उससे मिलकर अच्छे तरीके से पेश आता है और मुस्कुराता है।
अली की इन्हीं बातों से पिंकी को पसंद आ जाता है और वो चाहती है कि वो उसे बता दे कि वो उससे मोहब्बत करती है। अली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे पिंकी, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ मैं किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूँ। ये सुनते ही पिंकी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है कि अली भी उन सब जैसा ही सोचता है। बेशक वो उससे बुरा नहीं कहता, पर वो भी उसे खूबसूरत नहीं समझता। अब पिंकी एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही होती है कि इतने में एक परी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या कोई परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी शक्ल का सब मजाक उड़ाते हैं, मुझे सब काला कहते हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ये सुनते ही परी रानी जादू की छड़ी घुमाती है और एक लिपस्टिक आ जाती है। ये लो पिंकी, ये लिपस्टिक रख लो, ये एक बार लगाने से तुम खूबसूरत हो जाओगी। ये एक जादुई लिपस्टिक है, इसीलिए इसको अपना दिल साफ करके यूज करना, और अगर तुमने ऐसा ना किया और दिल में लालच रख के इसको इस्तेमाल किया तो तुम अभी से भी ज्यादा बदसूरत बन जाओगी। इतना कहकर परी रानी वो लिपस्टिक पिंकी को पकड़ाती है और वहां से चली जाती है। पिंकी लिपस्टिक लेती है और उसे अपने होंठों पे लगाती है। लगाते ही वो बहुत ही हसीन बन जाती है। उसका सांवला रंग गोरे में बदल जाता है और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वही पिंकी है। वो घर आती है तो उसकी चाची और उसकी बहन उसको देख के हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या पिंकी, क्या ये तुम हो? अरे पिंकी, ये तुमने अपने मुंह के साथ क्या किया? क्या तुमने मेकअप इस्तेमाल किया? नहीं चिंकी, नहीं चाची, मैंने कोई मेकअप इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब पिंकी चाची और चिंकी को बताती है कि कैसे परी रानी ने उसको जादुई लिपस्टिक दी जिससे वो बिल्कुल ही बदल गई। ये सुनकर चिंकी कहती है, अरे ये लिपस्टिक मुझे दे दो, मैं भी इसे लगाकर मजीद खूबसूरत हो जाना चाहती हूँ, और मैं खूबसूरत हो जाऊंगी तो चाची मैं महल के राजकुमार से शादी कर लूंगी और इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। महल का सारा जेवर और सारी दौलत सिर्फ हमें मिलेगी क्योंकि मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। इतना कहकर वो पिंकी के हाथ से जादुई लिपस्टिक छीन लेती है और अपने होंठों पर लगाने लगती है। जैसी वो होंठों पर लिपस्टिक लगाती है तो चिंकी देखते ही देखते बदसूरत बन जाती है। चिंकी का गोरा रंग सांवले में बदल जाता है और वो एक बदसूरत बला लगने लगती है। अरे चाची, ये क्या हो गया? मेरा मुंह तो बदल गया। क्या तुमने मुझे कोई और लिपस्टिक दी है? ये क्या कर दिया पिंकी तुमने मेरे मुंह के साथ? चिंकी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि परी रानी से किसी भी लालच को दिल में रखकर ये लिपस्टिक लगाने से मना किया है। ये जादुई लिपस्टिक है। उन्होंने कहा था कि जो इसे लालच करके लगाएगा वो बदसूरत से बदसूरत बन जाएगा, और तुमने यही किया। ये सुनकर चिंकी और चाची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों पिंकी से माफ़ी मांगती हैं। इतने में परी रानी आ जाती है और उनकी माफ़ी सुनकर वो चिंकी को वापस से ठीक कर देती है। अब वो तीनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। चिंकी और पिंकी अब रोज बाहर निकलती हैं क्योंकि अब पिंकी का मजाक कोई भी नहीं उड़ाता। पिंकी को देखकर अली वापस आता है। पिंकी, ये तुम हो? तुम तो बहुत हसीन हो गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं अली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि जब मेरा रंग सांवला था तब तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, और अब जब मैं खूबसूरत हो गई हूँ तो तुम मुझे खुद शादी करने का कह रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर अली बहुत शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। अब वो दोनों घर आती हैं तो आगे देखती हैं कि दो शहजादे उनके घर में खड़े उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो आती हैं तो चाची उन्हें बताती हैं कि ये दो शहजादे तुम दोनों से शादी करना चाहते हैं। इस तरह वो शादी के लिए राजी हो जाती हैं और वो शहजादे उनको अपनी शहजादियां बनाकर महल में ले जाते हैं और फिर बाकी की जिंदगी वो हंसी खुशी गुजारते हैं। कुछ वक्त पहले की बात है कि एक गांव में रानी नामी लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती।
रानी के पापा के जाने के बाद रानी की माँ ने बहुत मेहनत की और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर दिया। रानी की माँ हलवा पूरी की दुकान चलाया करती थी। एक दिन सुबह रानी स्कूल जा रही होती है। उसके साथ उसकी दोस्त टीना भी होती है। वो दोनों गरीब घर की लड़कियां होती हैं, लेकिन इस स्कूल में बहुत सी अमीर लड़कियां भी होती हैं जो कि उन गरीब लड़कियों का मजाक उड़ाया करती थी। रानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ टीना भी। रानी और टीना एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। इसी क्लास में दो अमीर बाप की बेटियां भी पढ़ा करती थी जिनका नाम लैला और साशा था। लैला हमेशा टीना का मजाक बनाती और साथ ही साथ रानी का भी। दोनों का मजाक उड़ाती कि वो गरीब घर की लड़कियां हैं और ये कि रानी की माँ हलवा पूरी बेचा करती है और वो हमेशा रानी को हलवाई के नाम से पुकारती थी। रानी को ये बात बिल्कुल पसंद ना आती, पर फिर भी वो उसके साथ गुजारे से स्कूल में पढ़ा करती। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आती है और उन सबको उनका टेस्ट पकड़ाती है और कहती है कि साशा और लैला क्लास में फेल हुई हैं और रानी और टीना ने सबसे अच्छे मार्क्स लिए हैं। लैला और साशा क्लास के सामने बहुत शर्मिंदा होती हैं कि वो फेल हो गई हैं और पूरी क्लास उनका मजाक बनाने लगती है। लैला और साशा गुस्से से उन सबको चुप करवा देती हैं, पर टीना और रानी दोनों आराम से बैठी होती हैं पुरसुकून, क्योंकि वो जानती हैं कि वो फर्स्ट आई हैं। टीचर भी उन दोनों की बहुत तारीफ करती है और कहती हैं, लड़कियों इनसे कुछ सबक सीखो, ये दोनों हमेशा फर्स्ट आती हैं। रानी और टीना टीचर की बात सुनते ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और एक दिन आएगा कि वो दोनों अपने सारे ख्वाब पूरे करेंगी और एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन बन जाएंगी। हाँ, तो क्या हुआ भला, हम अगर फेल हो गए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। फेल तो हर कोई होता है और पास भी हर कोई ही होता है, पर हम जैसा अमीर कोई नहीं हो सकता। हा 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 हा। लैला और साशा की ये बात सुनकर टीचर उनको डांट देती हैं और कहती है कि उनकी क्लास से बाहर निकल जाएं। साशा और लैला क्लास से बाहर निकल जाती हैं और बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं कि टीना और रानी की वजह से उन दोनों को क्लास से बाहर निकलना पड़ा। इस टीना की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये होती कौन है टीचर को हमारे खिलाफ भड़काने वाली। हाँ लैला, तुम ठीक कह रही हो, ये होती कौन है। इनकी वजह से टीचर ने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। ये आए तो इनको हम सबक सिखाएंगे। कुछ देर बाद क्लास खत्म होती है तो टीना और रानी बैठी आपस में बातें कर रही होती हैं कि इतनी देर में पीछे से अलिशबा उठती है और उनसे कहती है, टीना, रानी, क्या तुम दोनों मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी मेरी बर्थडे पार्टी में आओ। अरे नहीं, ये दोनों कहाँ आएंगी? क्या हो गया है लैला, इन दोनों को भी आने दो। मैं चाहती हूँ कि ये भी मेरी बर्थडे पार्टी में आए, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों गरीब घर की लड़कियाँ हैं। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तो हाई क्लास की लड़कियाँ ही अच्छी लगेंगी। छोड़ो इनको टीना, तुम दोनों मेरी पार्टी में जरूर आना। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आओ और ये पार्टी का कार्ड रख लो। मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों आओगी। हाँ अलिशबा, हम दोनों जरूर आएंगे, तुम फिक्र ना करो। ये कहकर दोनों स्कूल से निकल जाती हैं और अपने अपने घर को चली जाती हैं। घर जाकर वो अपनी अपनी माँ को बताती हैं कि कैसे उसकी दोस्त ने उसको बर्थडे पार्टी पे बुलाया है और वो दोनों जाना भी चाहती हैं। अगले दिन रानी और टीना दोनों अलिशबा की बर्थडे पार्टी में पहुंचती हैं, पर वो दोनों आगे देख के हैरान रह जाती हैं कि अलिशबा इतनी अमीर होती है और उसकी आलीशान बर्थडे पार्टी। वो दोनों अपने आप को वहाँ बहुत बुरा समझ रही होती हैं। अरे तुम आ गई, देखा ना, मैंने कहा था ना, ये गरीब घर की लड़कियां, उफ, इनके कपड़े तो देखो जरा, कितने थर्ड क्लास कपड़े पहन कर आई हैं। लैला की ये बात सुनकर अलिशबा भी परेशान हो जाती है कि उसने गलती की है रानी और टीना को अपनी पार्टी में बुलाकर। देखो तो अलिशबा, तुम्हारी बर्थडे के लिए तो ये दोनों गिफ्ट्स भी लेकर आई हैं। इससे अच्छा ये अपनी माँ का हलवा ले आते, गिफ्ट्स तो इनको महंगे पड़े होंगे। लैला और साशा की ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और रोते रोते घर की तरफ भागने लगती हैं। कुछ दिनों बाद रानी की बर्थडे आती है और वो चाहती है कि वो अपनी सारी दोस्तों को अपने घर अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाए। माँ, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी के लिए चीज़ें अरेंज कर सकती हैं? मैं जानती हूँ कि हम इतना नहीं कर सकते, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी भी दोस्तें देखें कि मैं भी उनको बर्थडे पे बुला सकती हूँ। हाँ, हम इतने अमीर नहीं हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी बर्थडे पार्टी पे उन लड़कियों को बुलाऊं और दिखाऊं कि हम भी बड़े दिल के लोग हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ? रानी की माँ इस बात पे हामी भर लेती हैं और उसको कहती है कि अपनी दोस्तों को वो बुला ले।
वो स्कूल जाती है तो अपनी दोस्तों को कहती है, तुम लोग मेरी बर्थडे पार्टी पे ज़रूर आना। मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी बर्थडे पार्टी पे आओ। मैं सारी क्लास को बुला रही हूँ। इस बात पे भी लैला और साशे उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं, पर रानी इग्नोर कर देती है। कुछ दिनों बाद उसकी बर्थडे पार्टी आती है और सारी स्कूल की लड़कियां उसकी बर्थडे पार्टी पे जाती हैं। वहां जाकर वो देखती हैं कि किस तरह रानी की माँ ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया होता है। वो उन सबको बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं और उन सब की हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। रानी की बर्थडे बहुत आलीशान गुजरती है। चाहे वो गरीब है पर वो खुले दिल की मालिक होती है, तभी उसकी बर्थडे बहुत अच्छी गुजरती है। और वहाँ पर खड़ी हर लड़की यही कहती है कि वाह रानी, तुम्हारे घर की सारी चीजें बहुत ही मजेदार थी और खाना तो सबसे मजे का था। रानी और उसकी माँ ये जानते होते हैं कि रानी की माँ के हाथ का खाना बना कोई भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ तक कि लैला और साशा भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाती हैं। उस दिन के बाद से लैला और साशा रानी को कुछ नहीं कहती और रानी अच्छे से अपने स्कूल में पढ़ा करती है।